जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 दिन 15 मॉक टेस्ट के इस एक और सेशन में। आपका एक और सेशन आपकी सीरीज में ऐड होने जा रहा है। यहां पे आपको फ्री 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल मेंस एग्जामिनेशन प्लस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। चारों एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगा ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरह से सवाल कराने वाला हूं। समझ लेते हैं कि हर क्लास का क्या वेटेज रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, 15 नरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जिसमें आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपको स्पेशली वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, जिसमें 7 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के आपको क्लोज टेस्ट होंगे 4। ठीक है, और पैसेज और पीक्यूआरएस की अलग से मैराथन क्लास आएंगी, आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच आपका अपडेट हो चुका है, 2024-25 का अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंक्वायरी बोर्ड है, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है, जिसके पास प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018। आई हैव सेंट यू एन ईमेल लास्ट वीक। मैं तुमको एक ईमेल भेज चुका हूं। तो हैज हैव प्लस V3 को हैज बीन से यहां पे हैज बीन प्लस V3 से ही पैसिव वॉइस बनेगा, तो डन तो आएगा नहीं। सेंडिंग ऑफ ईमेल हैड बीन डन, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सही है। बीइंग सेंट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते। तो तीसरे वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आगे बात समझ में आपको। ही राइट्स अ पोएम एवरी डे फॉर हर। अब राइट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम प्लस V3 से पैसिव वॉइस बनना चाहिए। इसने देखो हैज बीन प्लस डन लगा दिया है, जो कि बिल्कुल भी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी ना, डन क्यों आएगा। यहां पे रिटन लिखा हुआ है, लेकिन हैज के साथ, जबकि इज आर एम प्लस V3 आना चाहिए। यहां पे इज आर एम प्लस V3 है, इसमें नहीं है, इसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर से आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको टेंस चेंज करना आता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। ठीक है ना। आई गेज एट द स्टार्स फ्रॉम माई बालकनी। अब देखो, गेज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेजिंग मतलब घूरना होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो फिर से उसने डन लगा दिया, ये गलत हो गया। यहां पे देखोगे, यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, तो इज आर एम प्लस V3 यूज होना चाहिए था। ठीक है, आई गेज एट द स्टार्स, तो गेज एट तो आएगी, स्टार्स पहले आएगा। स्टार्स आर बीइंग गेज्ड नहीं, आर गेज्ड होगा। ठीक है, हैव गेज्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज आर एम प्लस V3 से सेंटेंस बनेगा। यहां पे लिखा इज ड्रंक, बिल्कुल ठीक है। और ड्रिंकिंग, यहां पे देखो डन फिर से लिख दिया, गलत हो गया। यहां पे हैव ड्रंक कर दिया है, गलत हो गया। इज आर एम प्लस V3 आना चाहिए। आई हैव माई सेल्फ एवरी डे ड्रैंक, गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे नेक्स्ट, द पुलिसमैन कैरीज अ बैटन सर क्या है, बैटन, हाँ। वेन एवर ही गोज ऑन अ राउंड। देखो, पुलिसमैन जो है वो एक व्यक्ति है और कैरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इज डन नहीं होगा, है ना। हैज नेवर गॉन नहीं होगा, हैज बीन डन नहीं होगा। ठीक है, कैरीड हो जाएगा, कैरीड इज आर एम प्लस V3। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम प्लस V3 से उसका पैसिव वॉइस बना देना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओगे मिश्रा जी, निक्की जल्दी से आंसर बताएंगे फटाफट। अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। निक्की गुड आफ्टरनून। दीक्षा बताओ जल्दी से, डज ही एवर ड्रिंक। तो यहां पे डज लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप इसको इज आर एम प्लस V3 से ही बनाओगे। इज टी एवर ड्रंक, ड्रंक, ड्रंक,
है ना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हैज गलत हो गया, डज गलत हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ओनली द ऑप्शन। द पेंटर्स आर पेंटिंग, इज आर एम प्लस आई एन जी को कैसे बनाओगे, इज आर एम प्लस बींग प्लस वी थ्री, इज आर एम प्लस बींग प्लस डन नहीं, वी थ्री होना चाहिए, हैड नहीं, इज आर एम प्लस बींग प्लस वी थ्री, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑक्शनियर्स आर कंडक्टिंग द ऑक्शन, आर कंडक्टिंग, इज आर एम प्लस आई एन जी, इज आर एम प्लस बींग प्लस वी थ्री, इज आर एम प्लस बींग प्लस वी थ्री, ये सही है। ये हैज बीन डन गलत, हैज बीन डन गलत, बींग डन गलत, ऑप्शन ए, सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला बताओ, हैव यू फिनिश्ड द टास्क, हैव यू फिनिश्ड, हैज फिनिशिंग गलत, हैज द टास्क बीन फिनिश्ड सही, हैव द टास्क बीन फिनिश्ड बाय यू, हैव द टास्क गलत, हैड द टास्क गलत, ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सर क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट, पैसिव वॉइस कभी भी टेंस चेंज नहीं करता। हैव टास्क के लिए आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर, तो यहां पे सिंगुलर आना चाहिए। हैज के साथ आईएनजी नहीं आता है। द पावरफुल हेडलाइट्स, द ट्रक ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आपका वॉज वर्ब प्लस वी थ्री ढूंढना है। वॉज डन गलत, वॉज ब्लाइंडेड हो सकता है सही। आई माई सेल्फ वाई ब्लाइंडेड बाय हेडलाइट ऑफ द ट्रक, ये गलत हो जाएगा। और यहां पे वर्ब पावरफुल, ये पता नहीं क्या गलत कर दिया, ये नहीं हो सकता, माई सेल्फ भी नहीं होगा। द पावरफुल हेडलाइट बिलोंगिंग टू द ट्रक हैव डन, पता नहीं क्या लिख दिया है। एक ही ऑप्शन है, आई वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो मुझको अंधा ही कर दिया था ट्रक की पावरफुल हेडलाइट्स ने, ऑप्शन नंबर बी इज ओनली द ऑप्शन। ठीक है, अगला बताओगे, द फायर विल बर्न दिस हाउस, आग ने इस घर को जला दिया या जला देगी। द फायर विल बर्न, विल प्लस वी वन है तो विल बी प्लस वी थ्री होना चाहिए, वुड नहीं होना चाहिए, विल बी प्लस वी थ्री होना चाहिए। ठीक है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पे विल बी प्लस वी थ्री है, बाकी सब सही है। नो वन आंसर्ड माई कॉल फॉर हेल्प, किसी ने भी मेरी कॉल का आंसर नहीं दिया। नो वन आंसर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो भैया वॉज और प्लस वी थ्री से बनेगा। आंसरिंग माई कॉल फॉर द वाइल वॉज नॉट डन, ये डन वाला तो सिर्फ गलत होना ही होना है। हैव नॉट गॉट एनी आंसर, आई माई सेल्फ गलत हो गया, पता नहीं क्या लिख रखा है, ये भी गलत हो गया। ये हो जाएगा माई कॉल फॉर हेल्प वॉज नॉट आंसर्ड बाय एनी वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। द मॉइस्ट एयर विल corrode द बीम, corroding ऑफ द बीम, ये दोनों गलत। यहां पे विल प्लस वी थ्री है तो विल बी प्लस वी थ्री होना चाहिए, विल प्लस वी वन है तो विल बी प्लस वी थ्री होना चाहिए, वुड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी बचता है सिर्फ आंसर। ये एकदम शानदार से प्रैक्टिस सेशन है भाई, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर आप स्पीड में चल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार को अलग चीज है, आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्यों गलती है, क्या गलती है, आप कमेंट करोगे मैं पकड़ लूंगा। लेकिन आप ये कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैंने बता दिया कि विल प्लस वी वन है और इसको चेंज करते हैं विल बी प्लस वी थ्री से, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने आपको बता दिया कि ये वाला कॉन्सेप्ट, अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा ना। द रेन क्रिएट्स स्मॉल पडल्स अलॉन्ग द पाथ, तो देखो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा हुआ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम प्लस वी थ्री होना चाहिए जहां पर है। ठीक है, क्रिएटिंग ये गलती कर दिया, जो मेन वर्ब है क्रिएटिंग ऑफ, इसमें यहां पर डन जरूर लिखा होगा जो कि गलत हो जाएगा, यहां पे भी डन गलत हो जाएगा, है ना। क्रिएशन ऑफ, क्रिएटिंग, पता नहीं क्या लिख देते हैं। स्मॉल पडलिंग हैज बीन डन, उसको तो ऑप्शन बनाना ही है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है। स्मॉल पेडल्स आर क्रिएटिंग बाय द रेन अलोंग द पाथ, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। द पप्पी स्पिल्ड द मिल्क एज इट ड्रैंक,
पप्पी स्पिल्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे, हैज है प्लस V3 से, सॉरी वॉज आर प्लस V3 से, हैज बीन से नहीं बनेगा, वॉज वर से बन जाएगा, हैज से नहीं बनेगा, वॉज से ING से नहीं बनेगा, वॉज आर प्लस V3 से बनेगा, स्पिल्ड की V3 है यहां पे, स्पिल्ड, ठीक है, स्पिल्ड स्पिल्ड, स्पिल स्पिल्ड स्पिल्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ही सैड, अब देखो यहां तक जो 15 क्वेश्चन करे थे वो आपके पैसिव वॉइस के थे, अब जो 15 क्वेश्चन करोगे वो नरेशन के, ठीक है। ही सैड आई हैड नॉट रिसीव्ड, देखो पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन नरेशन में एनी हाउ आपको टेंस चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई हैड नॉट रिसीव्ड, हैड प्लस V3 हो गया, द पासपोर्ट हैंस, हैंस का देंस हो जाएगा, और हैड नॉट प्लस V3 का हो जाएगा क्या भैया, परफेक्ट का परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। सेड दैट ही हैड नॉट, देन, हैंस का देंस होना चाहिए, हैंस का देंस या देन होना चाहिए था, इसमें तो कहीं है ही नहीं है, ठीक है। और ऊपर से कुड का कुड ही रहेगा, कुड नॉट, कुड प्लस V1 है तो कुड है प्लस V3 हो जाएगा, कुड नॉट बी अटेंडिंग, कुड नॉट अटेंड, कुड नॉट अटेंड, कुड नॉट बी अटेंडिंग, नहीं ये भी नहीं होगा, कुड नॉट अटेंडिंग सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है, यहां पर देन है, यहां पर ये हैंस हट गया, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन हट तो गए, 1 2 3, बी ऑप्शन बच रहा है, बी ऑप्शन बच रहा है, 3। ही सेड दैट ही हैड नॉट, ही हैज नॉट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हैंस गलत है, ये गलत है, यहाँ पे देंस होना चाहिए, हैंस का यहाँ पे देंस हो जाएगा, इसमें मिस प्रिंट हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन ये तो टेंस की गलती तो साफ साफ दिख रही है। कुड नॉट अटेंड यहाँ पर सही है, कॉन्फ्रेंस सही है, हेल्ड सही है, द लास्ट ईयर का द लास्ट, द मंथ बिफोर ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पे लास्ट ईयर है ना, तो इसमें भी द लास्ट ईयर होना चाहिए, इसमें एक चीज ये भी हट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचता है। बस इसमें एक चीज है जिसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर हैंस का देंस होना चाहिए जो कि इन्होंने नहीं करेक्ट किया है, ठीक है। इसमें गलती बस इसलिए नहीं हम आइडेंटिफाई कर पाए थे, बाकी आपका बी से बेटर है सी, सी ही बेटर है, बस उसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था हैंस का, वो सही कर लेना, ठीक है। अगले का आंसर बताओ, कौन बताएगा, बताइए बताइए बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। ही सेड आई विल गो टू मुंबई, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, तो विल का विल तो रहेगा नहीं, वुड हो जाएगा, मुंबई नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ जो कि सब में लिखा हुआ है, तो सेज नहीं होगा, 3 ऑप्शन हट गए, बचा एक, सिंपली आप ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे, ठीक है भाई। द मैनेजर सेड आई विल नॉट वेस्ट माई फर्दर टाइम एंड स्टार्ट द वर्क टुडे इटसेल्फ, देखो यहां पे सबसे पहले विल है तो विल नहीं आएगा, वुड आएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहां तक दैट भी सही है, सेड भी सही है, सेड सब कुछ सही है, आगे चलोगे नॉट वेस्ट, नॉट वेस्ट, नॉट वेस्ट भी ठीक है, एनी फर्दर, टाइम टाइम, एंड स्टार्ट स्टार्ट, न्यू वर्क, टुडे टुडे नहीं होगा, दैट डे हो जाएगा, इटसेल्फ टुडे नहीं होगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है। तो एक लास्ट वाला बच रहा है और ये वाला तो हट ही चुका था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे टुडे का दैट डे होगा, यहां पे विल हट गया, ये दोनों हट गए, लास्ट वाला बचा, ये दोनों हट ही चुके हैं, है ना, और ये हट ही गया यहां पे टुडे की वजह से, तो बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला बताओ, माई नेवर्स सेड वी विल नॉट, तो पहली बात तो यहां पे वी विल नहीं होगा, है ना, ये दोनों ऑप्शन हट गए, दे तक तो ठीक है, दे तो होना ही होना है, नेवर सैड 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 ठीक है, दैट 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 ठीक है, नेवर्स 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 ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है, विल नॉट ठीक है, ये दो ही बच रहे हैं। बी ड्राइविंग दैट कार एनी मोर एज इट हैज नहीं होगा, यहां पे जब हैज है तो हैड होना चाहिए, ऑप्शन ए इज ओनली द ऑप्शन दैट कैन बी द आंसर, ठीक है। माई सिस्टर सेड टू माई मदर, मेरी बहन ने मेरी माता जी से कहा, व्हेन कैन आई हैव डिनर, तो यहां पे देखो कैन का कुड होना चाहिए, कैन नहीं होना चाहिए, कैन नहीं होना चाहिए, कुड होना चाहिए, ठीक है। कुड हैव हर डिनर, कुड हैव हर डिनर, हैव हर डिनर, हैव हर डिनर, एंड सेड, अब इधर आ जाओ, दो ऑप्शन हट गए, इसमें देखो आस्क्ड है, इसमें क्या है, आस्क्ड है, माय मदर, व्हेन सी, ठीक है,
सिस्टर, यहां तक सब कुछ ठीक है। एंड इसमें भी सैड सैड, दैट, सी, हार्डली, हैड, हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि यहां पर देखोगे हार्डली हैव हैड है, तो आपको 2 बार हेड लगाना पड़ जाएगा यहां पर। तो ऑप्शन डी, सिर्फ ऑप्शन डी, हैज नहीं आएगा भाई। हैव को प्रेजेंट को पास्ट तो करना ही पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। ही सेड आई स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म है भैया, तो हैड प्लस V3 से बनेगा, हैज से नहीं बनेगा, हैड से भी नहीं बनेगा, हैड स्टार्टेड से बनेगा, ऑप्शन बी। 2 बार हैड फिर स्टार्टेड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो सुपरफ्लस हो जाएगा भैया। अगला बताओ, ही सेड आई हैड गॉन टू माई नेटिव प्लेस। अब जहां पे हैड गॉन है तो हैड गॉन का तो हैड गॉन ही रहेगा, हैज गॉन थोड़े ना हो जाएगा ना, हैज गॉन होगा। अब सेड दैट ही हैड गॉन टू हिज नेटिव प्लेस द मंथ बिफोर द लास्ट मंथ होगा, मंथ बिफोर नहीं होगा, द लास्ट मंथ। ऑप्शन नंबर नहीं, गलत हो गया, द लास्ट मंथ नहीं होगा, द लास्ट का हो जाएगा, या तो प्रीवियस मंथ या फिर द मंथ बिफोर, पास्ट वाला। द लास्ट मंथ का हो जाएगा द मंथ बिफोर या द प्रीवियस मंथ, ऐसे हो जाएगा। दे सेड टू मी ही विल का विल नहीं रहता, वुड हो जाता है, वुड हेल्प हो जाएगा, ना कि वुड बी हेल्पिंग। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन बचेगा भाई, विल प्लस V1 है तो वुड प्लस V1 हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, और क्या है, कुछ नहीं। He said this man will be waiting for you here at the lobby. This man will be waiting. Will be plus वर्ब की ing फॉर्म लगा हुआ है, तो would हो जाना चाहिए, would be plus VING। for me there, यहां पे here है तो here का there हो जाएगा। at the lobby यहां तक ठीक है इन दोनों में से। said this that, देखो ये तो कंजंक्शन है और ये प्रोनाउन है, यहां पे इस वाले दिस का दैट हो गया और ये कंजंक्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ, सी सेड आई विल हैव माई रिपोर्ट फिनिश्ड, विल हैव प्लस V3 है तो वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए, वुड हैव प्लस हर रिपोर्ट फिनिश्ड, वुड हैव प्लस V3, ठीक है। said that she she said that she would have plus her plus V3 by the next day, by the tomorrow का the next day हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ब भी तो आपको चेंज करना आना चाहिए, नेक्स्ट डे को टुमारो को द नेक्स्ट डे करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे करते हैं। द होस्ट आस्क्ड डिड यू कम बाय ट्रेन, तो भाई डिड है तो इफ और वेदर में से कुछ भी आ जाएगा, होस्ट आस्क्ड इन केस वेदर, इन केस क्यों आएगा, वेदर आएगा, वेदर है, डिड है तो हैड हो जाएगा, वेदर आई हैड कम, हैव नहीं आएगा, वेरी सिंपल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंजंक्शन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ आता है या वेदर आता है, ठीक है। हाँ, जय हिंद भाई राहुल जी, राहुल, निकी, देव दत्त, दीपक कुमार, दीक्षा, बताइए। She said I will be making, would be making. She said that सब कुछ सेम है, सब में ही सेम है। द डिनर। अब देखो नाउ का देन हो जाएगा, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। सो वी शुड, टेल, हर, वॉट दैट। देखो यहां पे वॉट है तो वॉट ही रहेगा, वॉट दैट क्यों हो जाएगा, सो के साथ दैट ही तो आता, सही तो है। सो वी शुड दैट ही विज्ड टू ईट, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वॉट को चेंज नहीं करोगे इसमें, ये कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा ना उसने। हाँ, तो ये सो दैट नहीं आएगा, वॉट ही आएगा।
आगे चलो, माई मदर सेड आई विल हैव कुक्ड, आई विल हैव कुक्ड तो वुड हैव कुक्ड होना चाहिए, विल हैव कुक्ड नहीं होना चाहिए, वुड हैव कुक्ड होना चाहिए, विल हैव कुक्ड नहीं होना चाहिए। नाउ लगा हुआ है, कहां है? देन 10, देन सम में। चलो इधर आ जाते हैं, इसमें माई मदर सेड दैट सी वुड हैव, ठीक है। द फूड बाय देन सो ही कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ये सही है। सी ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। माई मदर सेड वी हैव बीन लिविंग है तो हैड बीन लिविंग होना चाहिए, हैड बीन लिविंग होना चाहिए। हियर का देयर होना चाहिए, ये हट गया, देयर होना चाहिए, हियर नहीं होना चाहिए। दो हट गए, इसमें हैव आ गया, ये भी हट गया, बचा ऑप्शन नंबर बी। भाई हियर का हियर नहीं होगा, देयर हो जाएगा, हियर नहीं होगा, देयर हो जाएगा, ये दोनों हट गए, बचे दो। हैड हो जाएगा, हैव नहीं होगा, तो बचा ए, मतलब एक, सॉरी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और है, मतलब नरेशन का, उसके बाद आपके नए टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। माई नेवर सेड, मेरे पड़ोसी ने कहा, आई बॉट अ न्यू कार, मैंने कार खरीद ली है। सेकंड फॉर्म तो हैड प्लस V3 होना चाहिए, हैज नहीं होना चाहिए। लास्ट वीक है तो द वीक बिफोर होना चाहिए, लास्ट वीक नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी। सी नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड, देखो यहां से आपके एरर डिटेक्शन के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कहां पर आपको गलती लग रही है, बताओ। पोस्टमैन ने डिलीवर करे, या पोस्टमैन डिलीवर करता है लेटर्स को थ्रू हैंड, हाथों से होकर, अरे बाय हैंड होता है, हाथों से, बाय हैंड, डोर टू डोर, विद हैंड कह सकते हो, ठीक है। थ्रू नहीं आएगा, बाय हैंड होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम, बड़े मुश्किल से मैंने मतलब एक रूम ले लिया कॉलेज हॉस्टल में। एंड आई मूव, भाई जब यहां पे सेकेंड फॉर्म है तो इधर भी तो सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, मूव नहीं होगा, मूव्ड होगा, और इनकी जगह मूव्ड इन देयर, सही है, यहां पे मूव्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो, देखो यहां पर आप देखोगे हैड प्लस V3 है तो इधर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए ना, वेंट होना चाहिए गो की जगह। ये डबल एक्शन वाला सेंटेंस है, बहुत सिंपल ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, टेंस टॉपिक से बनाया है और अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो यहां पे गो की जगह वेंट हो जाएगा। डबल एक्शन में जो पहला एक्शन होता है वो परफेक्ट में बनता है, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में बनता है। सी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था, इसने अ अपॉर्चुनिटी कर दिया है, एन अपॉर्चुनिटी। वेरी इजी आर्टिकल टॉपिक का सवाल है, आराम से बता सकते हो। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट। देखो यहां पर वर है पास्ट और यहां पर आपका विल है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे पहली बात तो यहां पर जो विल प्लस विल हैव है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए इधर। ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपने पढ़ाई होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इधर आपका विल प्लस V1 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे विल है तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, अगर यहाँ पे वुड है तो यहाँ सेकंड फॉर्म चलेगी। तो यहाँ पर वर लिखा हुआ है, वॉज वर प्लस ING, तो यहाँ पे थिंग्स आर होना चाहिए अगर नहीं जाते हैं। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि अच्छा सर इधर करेक्शन नहीं कर सकते, इसमें विल का वुड नहीं कर सकते। भाई विल का वुड नहीं कर सकते, हम कंडीशनल सेंटेंस में बाद वाले क्लॉज को, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको करेक्ट नहीं करते, जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसको करेक्ट करते हैं जनरल केस में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका वर की जगह आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हर स्माइल इज सिमिलर, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल आ रहे हैं यहां से।
है ना। हर स्माइल इज सिमिलर टू हर मदर, उसकी जो स्माइल है वो उसकी माता जी से मिलती है। माता जी से कैसे स्माइल मिल जाएगी, माता जी की स्माइल से मिलती है, तो हर मदर्स हो जाएगा। हर मदर्स का मतलब हो गया द स्माइल ऑफ हर मदर, हर मदर्स का मतलब हो गया द स्माइल ऑफ हर मदर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेकंड कॉन्सेप्ट यही मैं सिखाता हूं, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा मेरी क्लासेस से। तो द बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट्स वाइपरेटेड which operated the novice Indonesian filmmaker and cancelled its nomination for the Golden Globe Award। यहां पे जो एक शब्द अंडरलाइन किया गया है इसका मीनिंग क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। ये जो अंडरलाइन वाला वर्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है, 4 ऑप्शंस हैं मीनिंग के साथ, तो आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो जो भी हमारा बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट है उसका नाम होता है क्या, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ने क्या कर दिया है, जो इंडोनेशियन फिल्म है, फिल्म मेकर, इसके नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया है कि इसको अब अवार्ड के लिए नॉमिनेट ही नहीं किया जाता है। तो ये इसको क्या किया गया होगा, देखो विचोपरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज की कठोर निंदा करना, कठोर निंदा करना, कड़ी निंदा करना। तो डील्ड इन अ डेलिकेट एंड पोलाइट मैनर, बिल्कुल भी नहीं। रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड, नहीं बिल्कुल नहीं। सेंस्योर्ड, सेंस्योर्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, सेंस्योर का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। ठीक है, सेंस्योर्ड विद हार्श एंड अब्यूजिव लैंग्वेज, भाई क्रिटिसाइज करा है बहुत गंदे तरीके से कि तुम्हारी ये फिल्म बिल्कुल बकवास है, कतई बेकार है। लिमेंटेड द अनटाइमली डेथ ऑफ डैश, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन themselves, बिटवीन नहीं आएगा, देखो प्लेयर्स ज्यादा हैं तो यहां बिटवीन कैसे आ जाएगा भैया, अमंग आना चाहिए, अमंग themselves। ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए अमंग आता है और 2 के लिए बिटवीन आता है। ठीक। while he saw the bear, while he saw the bear he ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed to a safe place। while he saw he ran away, when he saw होना चाहिए, while नहीं होगा, while के साथ ing आता है, while नहीं आएगा, when आएगा, क्योंकि while के साथ ing आता है। ठीक है, while के साथ ing फॉर्म आती है ना कि सेकेंड फॉर्म। क्लियर। हाँ, द फैमिली हैज विजिट नहीं, हैज विजिटेड। और आगे देखोगे तो देखो द मैन वॉज वर्किंग है तो हैज भी नहीं आएगा, हैड आ जाएगा, क्योंकि आर और हैव और हैज तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे पास्ट है। जब सेंटेंस आधा पास्ट है तो फिर यहां पे भी आपको पास्ट ही करना पड़ेगा, हैज नहीं हैड विजिटेड हो जाएगा। कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर, कैन यू कोट एनी लाइन्स, आंसर। देखो यहां पे फिलअप्स के क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके, फिल इन द ब्लैंक्स के। ठीक है, तो देखो जो भी आप अपने फेवर में कोई कोट बोलते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले कुछ बोलना, किसी भी चीज से पहले। जैसे अगर आप अपने फेवर के लिए आप कुछ पहले बोलना चाहते हैं, है ना, किसी भी चीज के नॉमिनेशन से पहले जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब पहले आने वाली चीज। मिसाल जैसे कि आप कुछ भी करने वाले हो तो उससे पहले की जो चीज होती है ना इसी को प्रेसिडेंट कहते हैं। तो आप अपने फेयर में कुछ बोलना चाहते हैं, आप देखो लाइंस तो नहीं बोलोगे, एनी लाइंस तो हो नहीं सकता। ठीक है, एनी के बाद प्लूरल नाउन नहीं आएगा। आंसर होता नहीं है भाई, कोर्ट के लिए आंसर थोड़ा, क्वेश्चन का आंसर होता है, समरी सारांश होता है, तो प्रेसिडेंट हो जाएगा जो आपका एग्जाम्पल होता है, उसको एग्जाम्पल भी कह सकते हो। सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल फॉर 2 months हो जाएगा, सिंस फॉर का क्वेश्चन है, फॉर टू ग्रामेटिकल क्वेश्चन आराम से बता सकते हो। फॉर 2 months 2 महीने से वो तमिल सीख रहा है। ठीक है ना, अगला बताओ। है भाई, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जेन प्लीज डोंट टेल मी फेयरी टेल्स, फेयरी टेल्स, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर डैश।
द रियल मैटर इन अ फोर्टनाइट, इन द लॉन्ग रन, इन अ नटसेल, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब है देखो जो कुछ भी हुआ वो मुझे ब्रीफ में सुना दो, मुझे झूठी कहानियां मत सुनाओ। ब्रीफ में, संक्षेप में होता है इन अ नटसेल। इसका मतलब होता है ब्रीफ में, ब्रीफली, ब्रीफली, संक्षेप में। इसका मतलब होता है संक्षेप में मुझे सिखा दो, समझा दो कि हुआ क्या था उस दिन असल में। भानु, द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्स एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, सेल्फ कार्ड, नेम कार्ड, प्लेस कार्ड। भाई आइडेंटिटी कार्ड होता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। द टीम हैड अ डैश विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट। डिस्कशन, डिस्कशन, स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन इसमें स्पेलिंग देखो सही बतानी है। डिस्कशन देखते ही गलत हो जाएगा। डिस्कशन इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें 2 एश नहीं है, एक एश है, गलत। इसमें 2 एश है लेकिन यहाँ पे ई लगा दिया है तो डिस्कशन होता है, DISCUSSION। स्पॉन्टेनियस होता है स्वाभाविक, एग्जीक्यूटिव, अट्रैक्टिव, इंस्टिंक्टिव, एग्जॉस्टिव। देखो इंस्टिंक्टिव होता है स्वाभाविक, जो होना ही था। स्वाभाविक जानते हो ना क्या होता है, स्वाभाविक। स्पॉन्टेनियस जैसा हमने सोचा था कि ये देखो अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, और तुम पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारा जो फेल हुआ है, जो तुम फेल हुए हो, फेल होना स्पॉन्टेनियसली यू फेल्ड, तुम स्वाभाविक तौर पर फेल हो चुके हो, ऐसा ही होना चाहिए था और वही हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। एग्जीक्यूटिव होता है, एक्सक्यूसिटिव होता है प्राप्त करने की लालसा, कोई भी चीज पाने की जो लालसा होती है ना, लालच जिसको कहते हैं। अट्रैक्टिव होता है कोई भी चीज आकर्षक है। एग्जॉस्टिव होती है कंप्लीट, संपूर्ण। बीहोल्ड, देखो यहां से आपके सिनोनिम्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, सिनोनिम्स स्टार्ट हो रहे हैं और 50 ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सिनोनिम्स में क्या होता है, जैसे 5 क्वेश्चन होते हैं। अब 5 क्वेश्चंस में से क्या करना है भाई, आपके जैसे 3 क्वेश्चन यहां हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपकी अगली क्लास में होंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन करते हैं ना। तो बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थामना, ठीक है। सॉरी, बिहोल्ड का मतलब क्या होता है बताओ। बिहोल्ड का मतलब होता है निहारना, सॉरी थामना नहीं, होल्ड होता है थामना, बिहोल्ड मतलब होता है निहारना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिहोल्ड का मतलब होता है निहारना, देखना। बर्डन का मतलब होता है बोझ। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। प्रिडिक्ट का मतलब होता है आगे की सोचना, अनुमान लगाना। लुक होता है देखना। मिसेंथ्रोपिक जानते हो, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव परोपकारी, जो मानव से प्रेम करता है। और एक होता है जो व्यक्ति एंटी सोशल होता है, जो लोगों से क्या करता है, विरोध करता है, इसको कहते हैं बुरा व्यक्ति। मानव द्वेषी कह सकते हैं, जो मानव जाति से घृणा करता है। मानव द्वेषी वह व्यक्ति जो मानव से द्वेष करता है, उसको कहते हैं एंटी सोशल। सोशलेबल होता है मिलनसार, सोशिएबल। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवीय, जो मानव जाति के लिए कुछ सोचता है। फिलेंथ्रोपिक होता है परोपकारी, इसका उल्टा हो जाएगा ये आपका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है मेरे भैया। एक और 2 क्वेश्चन और हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो समझ में आ जाए, समझने योग्य, समझदारी भरा। सस्टेनेबल, क्लियर, कंप्लीट और रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कैसे हो जाएगा यार, है क्लियर। कॉम्प्रिहेंसिव होता है समझने योग्य और कंप्लीट होता है पूरा, तो गलत नहीं हो जाएगा, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव होगा, क्लियर होगा इसका करेक्ट आंसर, ये तीसरा नहीं होगा, ठीक है। ये होता है समझने योग्य। समझने योग्य, समझने लायक। सस्टेनेबल टिकाऊ होता है, कंप्लीट होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है वर्जित। डेंजरस का सिनोनिम क्या होगा, रिस्की, सेफ, बेनिफिशियल, रिलीज्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिनोनिम ही अगर पूछ रहा है तो सिनोनिम ही पूछ रहा है, देख लो। तो भाई जो चीज रिस्की है वो कैसी हो जाएगी, एकदम रिस्की। बेनिफिट तो अलग है, बेनिफिशियल। रिस्की इज द करेक्ट आंसर। बेनिफिशियल होता है फायदेमंद, सेफ होता है सुरक्षित, रिलीज्ड होता है मुक्त, फ्री। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 51 से आगे जो भी होगा वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए
तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, फटाफट से आप मुझे बता दीजिएगा कि इसमें कहां पर क्या आंसर होगा इसका। वोकैबुलरी पे ही छोड़ा था हमने, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला, वहीं पे आ चुके हैं। बताइए। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून। देखो जरा, जेनियल का मतलब होता है कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है जैसे मिलनसार होता है ना, उसको बोलते हैं जेनियल। ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, डेस्पोंडेंट और पॉजिटिव, तो आपका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वह व्यक्ति जो खुश होता है, एकदम जेनियल होता है, हैप्पी होता है, चीयरफुल, जो लोग देख करके उससे मतलब खुश हो जाते हैं, उसको कहते हैं ये बंदा जेनियल है, एकदम मिलनसार है, खुश है, हैप्पी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, फेवरेबल जैसी कोई चीज लगती है। पॉजिटिव सकारात्मक होता है, डेस्पोंडेंट हताश निराश होता है, और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, जो किसी से उम्मीद लगा के बैठता है। माय मदर, अब यहां से देखो, यहां पे एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, एजुकेशन। आपको एजुकेशन का सिनोनिम बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक है एनालॉजी, डेमागोगी, पैडागोजी और मिथोलॉजी। तो ये पैडागोजी का मतलब क्या होता है, ये भी आपका शिक्षा शास्त्र होता है, इसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। जब भी आप टेट की तैयारी करते हो, सी टेट, सुपर टेट, एच टेट, है ना, बी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, जो भी है, तो टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट होता है टेट। ठीक है, हाँ, मतलब हाँ, तो टेट में जो होता है टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, टीईटी जो होता है, तो उसमें एक पेडागोजी नाम की सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, जिससे आपको ये पता रहे कि भैया पढ़ाया कैसे जाता है। तो पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। डेमागोजी होता है जन फुसलाव कला, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से प्रलोभित कर लेना, मना लेना, पटा लेना, वो होता है। एनालॉजी होती है समानता, सिमिलैरिटी, और मिथोलॉजी होती है पुराण विद्या, जो पुराणों की विद्या होती है उसको कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल का आंसर बताएंगे, बताओ, वेनिफिकेंट बताओ। क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कुछ बता दीजिए। हाँ, तो ठीक है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएंगे। आप क्लास में तो पहली बार देखे हो, तो कैसे आएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। टाइमिंग चेंज हो जाता है, आप रिकॉर्डेड देख लेना नीलम जी। ठीक है, बेनिफिकेंट का मतलब क्या होता है, देखो, सॉफ्ट, फ्रेंडली, क्रूल, लेथर्जिक। बेनिफिकेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति, देखो एंटोनिम बताना, ध्यान रखना, यहाँ पे सिनोनिम्स तो खत्म हो गया। एंटोनिम्स में देखो बेनिफिकेंट होता है लाभदायक व्यक्ति, है ना, तो यहाँ पे इसका उल्टा बताना है, क्रूल हो जाएगा, और तो कोई है नहीं ऐसा वर्ड, बाकी तो सब पॉजिटिव है। लेथर्जिक आलसी होता है, सुस्त, क्रूल होता है निर्दयी, और ये होता है लाभदायक, फ्रूटफुल, हेल्दी कह सकते हैं, लाभदायक, लाभकारी कह सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लाभ हो, तो उसको बोलते हैं बेनिफिकेंट। अच्छा, सॉफ्ट होता है, कोमल, फ्रेंडली होता है, दोस्ताना। ग्लैड का मतलब होता है खुश, हैप्पी। ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुश, हैप्पी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये डेली क्लास होती है भाई, डेली क्लास होती है। ग्लैड होता है खुश, हैप्पी, और ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। लॉयल, सैड, कीन और प्लेजेंट में सैड हो जाएगा, क्योंकि दुखी, खुश और दुखी, दुखी आत्मा। कीन होता है लालची, एक्साइटेड किसी भी चीज के प्रति। प्लीज्ड होता है प्रसन्न, ये होता है लालची। ठीक है, लॉयल होता है वफादार। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, प्लाइट का एंटोनिम बताना है, प्रेडिकेमेंट, डिलेमा, क्वाइनरी या एडवांटेज। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, सभी लोग आंसर बताएंगे। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, देखो प्लाइट का मतलब होता है दुख, परेशानी। ठीक है, इसको बोलते हैं परेशानी, दुख कह सकते हैं, दुख, परेशानी, संकट कह सकते हो। प्लाइट का मतलब होता है संकट, परेशानी, दुख। अब प्रेडिकेमेंट, डिलेमा, डिलेमा तो दुख होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, यहां पे सिनोनिम टिक कर लो। एंटोनिम में आपका एडवांटेज हो जाएगा, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, लाभ। अब किसी चीज को जीवन में दुख है, संकट है, परेशानी है, और किसी के में एडवांटेज है कि इस चीज को अगर आप करोगे तो इसके एडवांटेज मिलेंगे, और इस चीज को करोगे तो इसमें आपको संकट मिलेगा, दुख, प्लाइट मिलेगा।
क्वांड्री होता है व्याकुलता, बेचैनी जो होती है अंदर, उसको कहते हैं। और प्रेडिकेमेंट होता है स्थिति, सिचुएशन, ठीक है। हाँ, ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन, काम डाउन, एजिटेट तो चिढ़ाना होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी को शांत कर रहे हैं, है ना, कम कर रहे हैं, या फिर आप किसी को एजिटेट, उकसाना होता है इसका मतलब, ठीक है। एजिटेट होता है उकसाना, या तो आप किसी को उकसाओ या किसी को शांत करो, ठीक है। अंडरस्टैंड होता है चीज को समझना, क्वेश्चन होता है सवाल, और डिसिपेट होता है नष्ट करना। द पैनल पिक्ड द कैंडिडेट्स रैंडमली, रैंडमली का मतलब होता है एकाएक, मतलब अचानक से, और कैजुअली, अनविलिंगली, सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली इज द करेक्ट आंसर। सिस्टमैटिकली होता है सुव्यवस्थित तरीके से, और रैंडमली होता है अचानक से, अचानक से रैंडमली होता है, और व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिकली होता है, ठीक है ना। अनविलिंगली होता है ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी। कैजुअली होता है संयोग से, कि यार ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इंसिडेंटली होता है, ये भी अचानक से होता है, संयोग से। ये और ये और ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक कैन ऑफन इंड्यूस अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्लो, लेट नाइट, क्विक या डस्की। ब्रिस्क का एंटोनिम आपको बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट। बताओ बताओ बताओ। ये कह रहा है टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक कैन ऑफन इंड्यूस अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। देखो, अगर आप किसी भी काम को जल्दबाजी में करते हैं तो ये चीज आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। जैसे जल्दी जल्दी अगर आप सिलेबस खत्म करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, अच्छी चीजें नहीं होंगी। तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज। कोई भी चीज होती है ना, क्विकन होती है, क्विक, उसको कहते हैं। तो क्विक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्लो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। लेट नाइट तो यार देर रात, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। क्विक इसका सिनोनिम हो जाएगा। डस्की होता है धुंधला, डस्की होता है धुंधला। नेक्स्ट, द ओल्ड पोर्ट वॉज अबंडन होता है, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, आज की क्लास में हमने पढ़ा था अबंडन मतलब होता है त्यागना, ठीक है, क्विट, छोड़ना। और कीप होता है रखना, तो ये हो जाएगा। अबंडन होता है त्यागना, और त्यागना मतलब त्यागा हुआ। अबंडन्ड होता है त्यागा हुआ, त्यागना होता है अबंडन। और कीप होता है रखना, ये होता है रखना। एक तो आपने कीप रख लिया, सस्टेन करके रखना। क्वाइट होता है, क्विट होता है छोड़ना। शॉर्टेंड होता है छोटा करना। रस्ड होता है तेजी करना, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट। रवि हैज अ, अब यहां से ईडियम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऊपर देखो ईडियम लिखा हुआ है, अभी तक एंटोनिम्स थे, अब ईडियम स्टार्ट हो रहे हैं यहां से, ठीक है। ये सीपीयू के क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है क्या चीज? रवि हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन कॉलेज हॉकी टीम विद ईयर एंड ही इज वर्किंग हार्ड टू gain such skills to fulfill his goal of life. He has clearly made up his mind to achieve this. कोई इसमें से ना अंडरलाइन करना है कोई पार्ट, ठीक है, उसी के हिसाब से आगे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा, इसको अंडरलाइन करना है। रवि हैज ए स्ट्रॉन्ग, तो यहां से मेड अप हिज माइंड, ये एक ईडियम होता है, इसको अंडरलाइन करके रखना, ठीक है ना। एक ईडियम होता है मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड। ये तो ईडियम नहीं है, ईडियम तो नीचे से चूज करना है, ये मीनिंग है। ये क्या है? ये मीनिंग है, अर्थ है। और इसको अंडरलाइन करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस मीनिंग का असली ईडियम होगा। ये तो मीनिंग दे रखा है मेड ऑफ हिज माइंड।
तो यहां पे आपके 4 ईडियम दे रखे हैं या फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक्चुअल ईडियम ढूंढना है। सेट साइड्स ऑन, टू मूव द गोल पोस्ट, टू राइज द टू द ओकेशन या टू मेक द कट। तो इसमें से मेड अप हिज माइंड जो है वो सेट साइड्स ऑन, इसका मतलब होता है टू मेक अप वंस माइंड, अपना माइंड सेट करना किसी भी चीज के प्रति अपना, ठीक है, दिशा निर्देशित करना, ये होता है सेट साइड्स ऑन। क्लियर? कीप काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? कीप काउंट ऑन, टू एक्ट मोर पोलाइटली, टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, टू रिमेंबर अ टोटल या टू रिमाइंड ऑफ अ डेडलाइन। इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताओ, सोच के आंसर करना। कीप काउंट ऑफ का मतलब होता है टू रिमेंबर अ टोटल, यानी कि जो भी कैलकुलेशन थी उसको याद करना, जो भी आपने टोटल काउंट किया है उस चीज को याद रखना। मैंने कहा भाई कितने रुपए तेरे मेरे पास है, कुछ 4,953 रुपए 25 पैसे, इसको कहते हैं कीप काउंट ऑफ। किसी भी चीज को काउंट करते रहना या उसको याद रखना, टू रिमेंबर अ टोटल। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। शी इज सो स्केयर्ड ऑफ cockroaches that she fainted when she was them crawling near her feet, या the doctor dropped the bad news। अब इसको कैसे आंसर करना है देखो जरा, चेक कर लेते हैं ना। मतलब ये कह रहा है कि इसमें एक ईडियम को अच्छे से यूज किया गया हो, ऐसा कौन सा सेंटेंस है? द डॉक्टर ड्रॉप्ड द बैड न्यूज टू रवि एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिसीज, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशन यू कैन से। यहां पे देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना दिया है। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिटर रिलेशन, कह सकते हो दुश्मनी, बिटर रिलेशन, ठीक है। और इसके मीनिंग को 3 ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में डाल दिया है, ठीक है। मतलब इसके मीनिंग को इसमें यूज किया गया, ईडियम यूज नहीं करा है, मीनिंग ढूंढना है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं, जैसे गेट्स इन ट्रबल, बिटर रिलेशन, बैड न्यूज, या फिर स्केयर्ड, या कुछ भी इसमें से कोई आंसर आपको ऐसा लगे जो इसका मीनिंग हो सकता है। तो बिटर रिलेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन। योर करियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलेट। देखो कोई चीज जो ऑब्सोलेट होती है, कंप्लीटली ऑब्सोलेट, अप्रचलित। मूविंग लाइक अ वॉर्म, ये इसका मीनिंग है, या एज डेड एज अ डोरनेल इसका मीनिंग है, या डेड इवन, या हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एज डेड एज अ डोरनेल, है ना। एक तरीके से बोलते हैं कि यार तुम तो ऐसे खत्म हो गए हो जैसे गधे के सर से सींग। मतलब गधे के सर से सींग गायब होने का मतलब है कि ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो ऐसा तो अभी जनरली होता ही नहीं है कि गधे के सींग होते हो। पहले टाइम पे होते होंगे जब वो पैदा हुआ होंगे, शुरू से पहले तो लोगों की भी पूंछ होती थी। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत पुराना आइडिया है, कोई बहुत पुराना प्रोफेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं एज डेड एज अ डोरनेल, का मतलब होता है कंप्लीटली ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, और हद से ज्यादा पुराना, प्राचीन, अप्रचलित। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेस। आपको लगता है कि यार ये चीज तो बुरी है, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। बताओ। मनीष शर्मा कह रहे हैं फर्स्ट टाइम इन लाइव क्लास इन ईयर ऑफ मी। 1 साल में पहली लाइव क्लास, बहुत अच्छा काम किया तुमने, इनाम मिलना चाहिए तुमको, मेडल। इट वॉज अ टिंकर्स कर्स, इट वॉज काउंटिंग इज ब्लेसिंग्स, वॉज अ ब्लेसिंग्स एंड अ कर्स, वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एक इडियम होता है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, ठीक है। छिपा हुआ वरदान यानी कि ऐसे कोई एक्शन जिसमें शुरुआत में हमें लगता है कि यार ये बुरा है, लेकिन एट द एंड वो बहुत अच्छा होता है। मैनी एनालिस्ट्स आर टिपिंग स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म का क्या मतलब है भाई, बताइए,
हेलो सर, मैंने फर्स्ट टाइम आईबी का फॉर्म फिल किया है। बहुत अच्छी बात है, बेस्ट विशेज, आप अच्छे से तैयारी करो और एग्जाम देने जाओ। बताइए, बताओ। बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट्स हैं जो टिपिंग स्टेबल, जो स्टेबल रहते हैं, वो हिलते भी नहीं है ब्लू चिप कंपनीज में। टू वेदर द स्टॉर्म, देखो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, इसको कहते हैं विपरीत परिस्थिति। विपरीत परिस्थिति, जब आपके जीवन में रिसेशन आते हैं, कंपनी में रिसेशन आते हैं, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो भैया एकदम हिलते तक नहीं है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू डील विद अ सिंपल सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ही रिसेशन के टाइम पे भी अपने आप को क्या कर जाती हैं भैया? बियर कर जाती है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर, एक्सेप्टेड वर्ड भूल नहीं पा, मतलब हाँ ठीक है, तुम्हें हर जगह से यहां से हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? पागलों वाली हरकतें मत किया करो। एक होता है ना, एज होती है आप लोगों की, थोड़ा उसमें अपने आप पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो। ये एज होती है बचपन वाली, 1 से लेके, मैंने आज भी बताया था 12 साल की उम्र होती है, 14 साल की, ठीक है। इसमें गलतियां करता आदमी माफ कर दी जाती हैं। अब जो 14 के बाद जो आप 18 होता है, इस पे दिमाग जो है ना लोगों का थोड़ा ओवरलोडेड हो जाता है। 18, 19, 20 तक भी हो जाता है। असली समझदारी 21 और 22 के बाद थोड़ी सी शुरू होती है ना, और 25 तक आप नॉर्मल मॉडरेट लेवल के लोग हो जाते हो। 30 पे आके आप कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हो। तो थोड़ा सा ना आप लोग अपने ऊपर चीज़ों को थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को अप्लाई किया करो, और प्रैक्टिकली जो है दिमाग से काम लिया करो प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, और हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा है ना विचार किया करो। बाकी चीजें अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग सब समझ में आ जाता है धीरे धीरे। हाँ, तो आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन अ बैक पैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर विदाउट एनी इटिनरी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बाय द ईयर का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे बाय स्प्रेडिंग रूमर्स, इम्प्रोविजन्स, या फिर वाइल क्रिटिसाइजिंग, या बाय आस्किंग। ऑप्शन नंबर बी इम्प्रोवाइजेशंस होता है। बाय द ईयर का मतलब होता है, देखो ये इसमें लिखा हुआ है कि मैं गया कहां पर, बाली गया, बाली एक जगह का नाम है, बैक पैकिंग ट्रिप पे, और हमने बहुत कुछ किया बाय द ईयर विदाउट एनी इटिनरी। मतलब एक होता है ना प्रोविजंस, इम्प्रोविजंस मतलब होते हैं कि किसी चीज को प्रैक्टिकल करना एक तरीके से, ठीक है। हैपनिंग रिपीटेडली भैया क्या होता है? रिक्यूपरेट, रिपोर्ट, रिग्रेशन, या रिकरेंट। भाई साहब जो चीज बार बार होती है रिपीटेडली, उसको हम क्या कहते हैं? रिकरेंट। एक तरीके से रिपीट का ही सिनोनियम होता है। रिकरेंट जो होता है वो रिपीट का ही सिनोनियम होता है। समझ में आ गई? हाँ, विद योर हेल्प स्कोर्ड, आई स्कोर्ड 24 आउट ऑफ 25 इन CISF। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो, रिकरेंट का मतलब होता है रिपीटेडली कोई भी एक्शन होता है उसको रिकरेंट बोलते हैं कि यार ये चीज बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसको रिकरेंट बोलते हैं, ठीक है। अ कीपर और कस्टडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। देखो, एक म्यूजियम का जो रखवाला होता है उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। म्यूजिशियन नहीं, म्यूजियन बोलते हैं, म्यूजियन। उसको म्यूजियम का जो रखवाला होता है उसको कार्टोग्राफर, चौफर, क्यूरेटर या कैलीग्राफर, उसको क्यूरेटर कहते हैं। संग्रहाध्यक्ष जो संग्रहालय की रक्षा करता है, संग्रहाध्यक्ष उसकी देखभाल करने वाला। जैसे एबॉर्टर होता है आपका, एबोट होता है कौन? आपका मठाधीश, एबोट होता है, और प्रायर भी होता है, ठीक है। कैलीग्राफर होता है जो अच्छा लिख लेता है, जिसकी लिखने की कला बहुत अच्छी होती है। कार्टोग्राफर वह व्यक्ति होता है जो मानचित्र बनाता है, मैप्स बनाता है। और चौफर होता है ड्राइवर जो गाड़ी या जहाज चलाता है, हेलीकॉप्टर वगैरह। अ लार्ज केग बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, एक ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा और पाला जाता है। एवियरी, एपियरी, तो उसको एवियरी कहते हैं।
एपियरी वह जगह जहां पे मधुमक्खियों को पाला जाता है। ब्यूरो होता है मांद, जिसमें एक पप्पी वगैरह या फिर जो लोमड़ी वगैरह मतलब पिल्ले वगैरह रहते हैं ना, उसको मांद बोलते हैं ब्यूरो। हच ब्यूरो। डॉर्मेट्री होता है जहां पे बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, छात्रावास, हॉस्टल। Someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character। ये वन वर्ड्स वाले सवाल चल रहे हैं यहाँ पे। वन वर्ड्स में क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी करता है, मतलब धोखा देने की कोशिश करता है और जैसा वो खुद है वैसा नहीं दिखाएगा आपको, तो उसको इम्पोस्टर, इमिटेटर, एक्सप्लोरर या फिर इम्पोस्टर कहते हैं उसको, बहरूपिया। जैसे कि मान लो इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के आपके सामने आ जाएगा, कहेगा कि मालिक पैसे दे दो। मालिक नहीं बोलेगा, वो तो जब पता होगा आपको तब बोलेगा कि मालिक पैसे दे दो, मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं। अदरवाइज तो आपको धोखा देके पैसे ऐंठ लेगा कि मैं इंस्पेक्टर हूं भाई, चालान कट रहा है तुम्हारा, पैसे दो। तो उसको बहरूपिया बोलते हैं, जो आपको धोखा देने की कोशिश करता है, ढोंगी आदमी होता है। वो जैसा है वैसा दिख नहीं रहा आपको, जो दिख रहा है वो है ही नहीं है। इमिटेटर का मतलब होता है नकलची, जो आपकी कॉपी करता है, इमिटेट करता है। एक्सप्लोरर होता है वह व्यक्ति जो चीजों को खोजता है, एक्सप्लोर करता है। और इम्बेशाइल होता है मूर्ख व्यक्ति, फुलिश। ठीक है, आगे चलिए। कैपेबल ऑफ और अडेप्टेड फॉर टर्निंग इजीली फ्रॉम वन टू अनदर और ऑफ वेरियस टास्क, फील्ड्स ऑफ एंडेवर। जैसे एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसको आप कहीं पर भी फिक्स कर सकते हो। ये मैनेजर भी बन जाता है ना, ये आपका सीईओ भी बन जाता है, ये एम्प्लॉय भी बन जाता है, ये एडिटर भी बन जाता है ना, ये डिजाइनर भी बन जाता है, ये गार्ड भी बन जाएगा, है ना, चाय वाला ही बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, वर्सेटाइल। और एक होता है टर्न कोट, तो अलग शब्द होता है, इसका मतलब होता है संक्रांति काल। टर्न कोट एक टाइम पीरियड होता है, संक्रांति एक समय होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, टर्न कोट। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति। टैलेंटेड होता है गुणवान, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज का टैलेंट होता है। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जो कहीं पर भी मूव कर सकता है। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड ग्रेनरी, ग्रेनरी। ठीक है, इसको कहते हैं अनाज भंडार, धान्याग्रह, अनाज भंडार। मिंट होता है टकसाल, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। पेंट्री होता है एक ऐसी जगह जहां पे गोदाम बना दिया जाता है, एक्स्ट्रा सामान आप रख सकते हैं। ठीक है, और टेनरी होता है चमड़े का कारखाना, जिसमें चमड़े की जो है काम होता है, जो भी उससे रिलेटेड होता है, उसको टेनरी बोलते हैं। A person whose age is between 70 to 79, 70 से 79 साल के बीच की जो एज होती है, 80 से 89 के बीच की जो एज होती है, उसको अलग बोलते हैं। इसको देखो, 7 से सेप्ट बन जाएगा, सेप्ट से सेप्चुजेनेरियन होता है, इसको बोलते हैं सेप्चुजेनेरियन। 70 साल की मतलब 7 के अंक होने चाहिए इस एज में अगर कोई व्यक्ति है। जैसे टीनेजर बोलते हैं ना, तो टीनेजर बोलते हैं, जैसे 11 के बाद होता है 12 के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टीनेज को बोलते हैं। टीनेज में लोगों को थोड़ा सा मेच्योरिटी कम, क्या मतलब नॉर्मल होती है, मॉडरेट होती नहीं, बस उनको ये पता है कि हम इंसान हैं, और जनरल चीजों की नॉलेज होती है। मतलब जो सांसारिक ज्ञान होता है, जो असल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उसकी नॉलेज नहीं होती लोगों को। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होता है वो इस एज में होता है। इसीलिए लोगों को कहते हैं कि अभी ये बच्चा टीनेज में है, तो टीनेज में थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है बच्चों को, ये होता है। इसीलिए इनको अब्रॉड वगैरह नहीं भेजा जाता, इसीलिए इनको कॉलेज में भेजा जाता है। कॉलेज का नाम इसीलिए स्नातक कॉलेज रखा जाता है, क्योंकि स्कूल पास करके जब ये टीनेज में होते हैं तो उस टाइम पे इनको इथिक्स सिखाई जाती हैं। बाकी की जो सब्जेक्ट्स होती हैं आर्ट साइंस में, जो भी जो क्या बोलते हैं ना हायर एजुकेशन होती है, वो इसीलिए दी जाती है ताकि ये प्रौढ़ हो सके। एडोलसेंस के बाहर जब आप ये एडल्ट बनेंगे तो इनको सांसारिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आपको स्कूल में तो नहीं सिखा सकते सांसारिक ज्ञान, है नहीं। तो ये कॉलेज टाइम इसीलिए होता है जिससे उसमें टीनेज को कंट्रोल किया जाता है, टीनेज को इथिकल बनाया जाता है, उसमें इथिक्स सिखाए जाते हैं, सब्जेक्टिव ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाया जाता है। तो जिस एज में टीन आता है, 16, 14, 15 ऐसे करके, उसको 16 क्यों बोलते हैं, उसमें टीन आता है।
टीन एज इसीलिए बोलते हैं, उसमें टीन आता है, मतलब 13 से लेके 19 तक। 20, 21 फिर थोड़ा सा समझदार हो ही जाता है बच्चा। चलो, तो ये हो जाएगा सेप्चुजेनेरियन। ठीक है, एज्ड होता है जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, और पेंशनर होता है जो पेंशन लेता है। ओल्डी तो ओल्डी होता है, बूढ़ा आदमी। ठीक है, आगे चलो, ये स्पेलिंग टेस्ट के सवाल यहां से शुरू हो रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? पहला क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा, इसमें जो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, यानी कि 4 सेंटेंसेस हैं और 4 सेंटेंसेस में कोई भी एक वर्ड गलत कर दिया होगा, उसकी स्पेलिंग उसको ढूंढना, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फिशरमैन है, ठीक है, और एनफीबल्ड है, ठीक है, विद एज कुड नो लॉन्गर गो। ये तो बहुत टफ सवाल है भैया, क्योंकि हर एक सेंटेंस को उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, मतलब 4 सेंटेंसेस। ये क्या है भाई? अ फिशरमैन enfeebled with one hot afternoon, ये है क्या? Every morning he would go down to the river and sit there fishing the whole day long. One hot afternoon, while he was bemoaning his fate, a large bird alighted near him. Fisherman enfeebled while he was bemoaning, spelling error. While he was bemoaning his fate, a large bird alighted. In the evening he would shell whatever he caught, buy food for himself and go home. ये सेंटेंस अजीब सा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, इसको पेंडिंग में रखते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कराऊंगा कभी। ठीक है, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ऑप्शन 8 ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसमें बताओ इसमें कहां पर गलती है। ये लिखा हुआ है द डिसएडवांटेज ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम इंक्लूड लॉस ऑफ हियरिंग। इंक्लूडेड, देखो इसमें से 4 शब्द निकाले, एक लॉस निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, लिसनिंग। देखो लिसनिंग की स्पेलिंग तो साफ साफ देखो यहाँ पे लिख रखी लिसनिंग, बट इसमें लिसनिंग लिख दिया है। तो पहले से ही इन्होंने लिसनिंग यहाँ पे सही लिख रखा है, इसमें गलत लिख दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहली बात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये को कुछ भी लिख दिया है, इसके आंसर्स गलत लगे हुए हैं। या तो यहाँ पे लिसनिंग गलत लिखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 75 को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखो पहली चीज तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, और यहाँ पे लिसनिंग की स्पेलिंग ये होगी जो यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, लिसनिंग, ये लिसनिंग की स्पेलिंग ये है, ये ऑप्शन में ये मिस टाइप हो गया, ऐसा होना चाहिए था, फिर इसको ऐसा सही करेंगे। बाकी की स्पेलिंग जो है ना ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये हियरिंग भी गलत है, हियरिंग भी गलत हुआ है यहाँ पे। ये लिखना क्या है पहले? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग। अरे यार डायरेक्शन नहीं पढ़ा हमने। देखो ये कह रहा है दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो सही है, उन्होंने सही है ऑप्शन। इसमें करना ये जैसे लिसनिंग है तो लिसनिंग जैसे यहां पे देखो कि हियरिंग है और लिसनिंग है, दोनों गलत है ना। और यहाँ पे जो लॉस है, लॉस ऑफ हियरिंग, तो यहाँ पे भी ये लॉस को भी इन्होंने सही कर दिया है। तो आपका जो आंसर होगा वो वॉल्यूम सही हो जाएगा, पता है, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम में कोई गलती नहीं है। वो कह रहा है कि ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो भी इनकरेक्टली वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम तो करेक्ट है एज इट इज। लिसनिंग है, लॉस है, वॉल्यूम है, और एक और क्या है, हियरिंग है। तो देखो हियरिंग यहां पे सही है, लॉस भी सही है, लॉस भी सही है,
और लिसनिंग भी सही है, 4 हो गए। लॉस भी सही है, लिसनिंग गलत है, हाँ लॉस भी गलत है, यहां पे लॉस भी गलत है, ये वाला लॉस होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये करेक्ट है। मतलब 4 ऑप्शन इन्होंने बना दिए एक सेंटेंस में से, जिसमें से एक की स्पेलिंग सही है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है, घुमा दिया है सवाल को, कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है जिसकी स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, उसका तरीका अलग क्यों है? क्योंकि उसने सेंटेंस में तो सारी स्पेलिंग सही लिख के दी, आपके ऑप्शन में 3 स्पेलिंग गलत कर रखी हैं जिनको सही करना है। तो देखो, लिसनिंग की स्पेलिंग ये नहीं होगी, लिसनिंग की स्पेलिंग ये होगी, हियरिंग की स्पेलिंग ये नहीं होगी, हियरिंग की स्पेलिंग जो है ऊपर सही है, ठीक है। और लॉस की स्पेलिंग ये नहीं होगी, लॉस की स्पेलिंग ऊपर लिखी है वो सही है। वॉल्यूम की स्पेलिंग सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भैया। और इसमें से ये वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल आप कह सकते हो। ठीक है, देखो मैं दोबारा समझाता हूं सवाल को, ठीक है। ये ऊपर जो डायरेक्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है कि यहां पे 4 ऑप्शन, एक तो लिसनिंग है, एक हियरिंग है, एक लॉस है और एक वॉल्यूम है। इन 4 वर्ड्स में से उन्होंने यहां पे 4 ऑप्शन बना दिए। तो लॉस क्या ये सही है कि एक सही है? उन्होंने कहा भाई ये सही है जो लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हियरिंग ये सही है कि ये सही है? तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये सही है। उन्होंने कहा लिसनिंग ये सही है कि ये सही है? मैंने कहा भाई ये सही है। तो अब इन पूरे सेंटेंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है? वो ये है, वॉल्यूम, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब हियरिंग की स्पेलिंग, अब यहां पे जो है ना वॉल्यूम लिखा होना चाहिए था, बस ऐसे करके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझने के ऊपर है, आप समझ लेते हो तो अच्छा होगा, पहले सेंटेंस को समझना पड़ता है ना। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको इनकरेक्टली स्पेल ढूंढना है। कौन सा लग रहा है? ट्रेबल, नोजल, है ना, या फिर ऑलमोस्ट? गलत है, साफ साफ दिख रहा है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट की स्पेलिंग ये होती है लगभग, भाई ऑलमोस्ट की स्पेलिंग ये होती है ना, ऑलमोस्ट में 2 एल नहीं आते हैं, लगभग होता है इसका मतलब, तो ये गलत हो गया। नोजल सही है, नॉक होती है नोजल आगे का जो होता है। ट्रेबल होता है तिहरा जिसमें 3 होते हैं। मॉइस्चर होता है नमी, ठीक है ना। आगे देखो, डिजायर्ड है और इंस्टेंटेनियस है। एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। हाँ, अनचैलेंज्ड और इंस्टेंटेनियस, डिजायर्ड और एडवर्टाइजिंग। देखो इनमें से 4 में से ये जो इंस्टेंटेनियस जो शब्द लिखा हो इसकी स्पेलिंग चेक कर लो। INSTA, TANTANTANE होता है, आई नहीं होता है, ध्यान रखना, ईयर्स होता है ऐसे करके। इंस्टेंटेनियस, सर मीनिंग क्या होता है इसका? मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंट, इंस्टेंट से बना इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अनचैलेंज्ड होता है, एक होता है ना चैलेंज्ड, किसी को ललकारना, और अनचैलेंज्ड इसको चुनौती नहीं दी गई है। एक होता है डिजायर्ड, ऐच्छिक, और एक होता है एडवर्टाइजिंग जिसमें विज्ञापित किया जाता है चीजों को। वेव, हीव, सॉरी वीव, हीव, ऑब्सेस और सीव, बताओ इसमें। देखो फिर से देखो ये क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आप देखो कि यहां पे ऑब्सेस में क्या होता है, पहले तो एक ऐसा आता है, बाद में 2 ऐसा आते हैं, ठीक है। बाकी हीव सही है, वेव सही है और सीव सही है। छानना, चलनी होती है और छानना भी होता है, वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज हो जाता है। और ऑब्सेस होता है किसी भी चीज का जुनून, है ना, ऑब्सेस्ड। हीव होता है उशांश, हीव। और वेव होता है बुनना किसी चीज को। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग्स, मतलब इनमें से एक ही ऑप्शन होगा जिसमें स्पेलिंग करेक्ट है। तो बेगर्स हाउस, बेगर्स हाउस, बेगर्स हाउस में तो सब में सही है बेगर्स हाउस, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। देयर वॉज नॉट इनफ, 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 इनफ। भाई साहब 1 सेकंड में आपने आंसर चूज कर लिया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल हो गया ये तो। एक लास्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड या वर्ड स्पेलिंग टेस्ट वाला। अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे क्लोज टेस्ट वाले, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लो, ये गलती से अपने आप आ गया, चलो कोई बात नहीं। देखो टैग से बन गया, टेक्निकली ठीक है, रिसिप्ट ठीक है,
हैरासमेंट गलत है क्योंकि इसमें देखो 2 आर लगा दिए इसने, हैरास में 1 आर होता है, एस 2 होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हैरासमेंट ही आंसर हो जाएगा। और वैक्सीनेट तो सही है, वैक्सीन लगाना, वैक्सीनेट करना, वैक्सीनेशन सुना ही होगा। तो अभी तक आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। रिसिप्ट होता है रसीद, तकनीकी तौर पर टेक्निकली हैरासमेंट उत्पीड़न होता है, वैक्सीनेट होता है टीकाकरण करना। अब यहां से आपके शुरू हो रहे हैं क्या चीज, क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट का आंसर आप में से कौन बताएगा भैया? चलो पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है, आंसर आपको बताना है, ठीक है। हाँ देखो यहां पे लिखा हुआ है इन अ गैलरी एट द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। एक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के अंदर जो गैलरी होती है जहां पे पिक्चर्स लगे होते हैं हैंडमेड, डैश इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के लिए ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे, इन, ऑन न्यूयॉर्क या एट न्यूयॉर्क। जब कोई बड़ा स्थान होता है, एनक्लोज्ड एरिया होता है, तो वहां पर इन लगाते हैं, इन न्यूयॉर्क, ठीक है। पेंटिंग्स ऑफ अ फादर एंड डॉटर, एक पापा और एक डॉटर की जो पेंटिंग्स थी, डैश फेस टू फेस, है ना, फेस टू फेस मतलब इधर लड़के की इधर बेटी की। रेस्ट, पॉइज्ड, हैंग्ड या फिर हैंग। देखो हैंग्ड तो होता है फांसी पर लटकाना, ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन कह सकते हो, फांसी पर लटकाना होता है हैंग्ड। ठीक है, और हैंग होता है लटकाना नॉन लिविंग चीज को। तो यहां पे हैंग हो जाएगा, ठीक है ना, हैंग फेस टू फेस, ठीक है। वैसे हैंग, हंग, हंग और हैंग, यहां पे हंग होना चाहिए था, लटकी हुई थी हंग, लेकिन कोई बात नहीं, हैंग हो जाएगा। पेंटिंग्स है ना, उसमें पेंटिंग्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पेंटिंग्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो। लार्जर देन लाइफ द मोन्यूमेंटल पोर्ट्रेट्स डैश कंपीटिंग कंसेप्शंस ऑफ रॉयल पावर, द फादर हेनरी 8th डैश। देखो थर्ड वाले में क्या लगाओगे, इसका आंसर तो आपने बता दिया, थर्ड वाले में बताओ क्या लगाओगे। यहां पे लिखा हुआ है लार्जर देन लाइफ द क्या है, मॉन्यूमेंटल पोर्ट्रेट्स डैश पेंटिंग, बिलीव पेंटिंग कंसेप्शन या प्रेजेंट कंपीटिंग कंसेप्शन, या शेटल होगा या सेल होगा। बताओ क्या होना चाहिए, चारों में से 4 वर्ब है, इनमें से आपको कौन सी वर्ब लग रही है भैया? देखो कोई सी भी पेंटिंग हो, कोई सी भी कंसेप्शन हो, आपको उनको प्रेजेंट करना होता है। किसी भी म्यूजियम में अगर आप अपनी आर्ट लेके जाओगे तो आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मॉन्यूमेंटल पोर्ट्रेट्स, ये पोर्ट्रेट्स हैं, इनको प्रेजेंट किया जाता है, तो पोर्ट्रेट्स प्रेजेंट कंपीटिंग कंसेप्शन, तो प्रेजेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑफ रॉयल पावर द फादर हेनरी 8th डैश डायरेक्टली, लुक्स डायरेक्टली, सॉक डायरेक्टली या बुक्स डायरेक्टली या हुक्स डायरेक्टली। लुक्स होगा क्योंकि हुक्स और बुक्स तो होगा ही नहीं, वर्ब थोड़े ना है ये। सॉक्स होगा नहीं, आश्चर्यचकित थोड़ा ना होंगे, लुक्स होता है दिखना, ठीक है। डायरेक्टली एट द व्यूअर्स, जो हेनरी 8th हैं वो डायरेक्टली व्यूअर्स की तरफ देख रहे हैं, जब तक घूमोगे तब तक वो आपकी तरफ ही देखेंगे ऐसे करके, है ना। ये इतनी अच्छी पेंटिंग है। एट द व्यूअर्स, कन्वीइंग एग्रेशन थ्रू हिज वाइड स्टेंस, जो वो घूर रहे हैं उससे एग्रेशन भी शो हो रहा है ना। बल्गिंग लेग मसल्स एंड डैश पैडेड क्लोथिंग, पैडेड क्लोथिंग, तो एक्सेसिवली, टोटली, एक्यूटली या कॉमनली। भाई बताओ, यहां पे जब साफ साफ लिखा हुआ है, कहां है ये रहा, एग्रेशन, उनकी आंखों में एग्रेशन दिख रहा है, तो अच्छा एग्रेशन जैसा कोई शब्द नहीं है इसमें, ठीक है। वो व्यूअर्स की तरफ एग्रेशन के साथ देखते हैं। बल्गिंग लेग मसल्स एंड डैश पैडेड क्लोथिंग, इसमें क्या चीज यूज की गई है, कॉमनली या टोटली या एक्यूटली नहीं, एक्सेसिवली हो जाएगा। एक्सेसिवली मतलब ज्यादातर, ज्यादातर होता है, एक्सेसिवली मतलब होता है ज्यादातर। तो एक्सेसिवली किस तरह का क्लोथिंग, पैडेड क्लोथिंग यूज किया गया है इसमें, ठीक है ना। हाँ, बल्गिंग लेग मसल्स एंड एक्सेसिवली पैडेड क्लोथिंग ऐसे करके होगा। टोटली तो नहीं होगा, कॉमनली भी नहीं होगा, एक्यूटली होगा शार्प रूप से, शार्पली, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन द अर्ली 1920s
settlers came to Alaska looking for dash. They traveled by boat to the coastal towns of Seward and नाइक। इसमें क्या होगा, सिल्वर, गोल्ड, आयरन या कॉपर। देखो यहाँ पे आगे आगे आपको मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि आगे ना इसमें खुद ही दे रखा है कि ये रहा देखो गोल्ड फील्ड्स। जब आगे गोल्ड लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली कौन से इसमें डायरेक्ट आप इसमें ऑप्शन चूज करके नहीं भर सकते, आपको आगे पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। जब आप यहां तक आ जाओगे तो गोल्ड फील्ड्स की बात चल रही है भैया, कौन सी जमीन पे गए हैं, वो गोल्ड फील्ड की जमीन पे, तो यहाँ पे गोल्ड की ही तो बात करेंगे, गोल्ड के लिए गए होंगे, तो सिंपली आप चूज कर सकते हैं। आगे देखोगे, द ट्रेल दे यूज टू डैश आइलैंड टू सबमर्ज, ट्रेवल, लोकेट। लोकेट या नेविगेट, देखो इनमें से ही एक आंसर होगा। लोकेट का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, लोकेट करना नेविगेट होता है। और वहां तक जैसे मान लो नेविगेट और लोकेट तो आप दूर से कर सकते हैं, जैसे अगर आपको आपके पास मैप है तो किसी भी जगह पर जाने के लिए आप उसको लोकेट कर सकते हो या नेविगेट कर सकते हो। बट वहां पे जाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक ट्रेल का इस्तेमाल किया। ट्रेल का मतलब होता है कतार। भाई कतार तभी बनाई जाती है जब वो कहीं पर जाते हैं, ट्रेवल करने के लिए ही कतार का यूज किया होगा। ट्रेल दे यूज टू ट्रेवल इनलैंड इज नोन टुडे एज द इडिटेटेड ट्रेल। उसका नाम भी यहां पे इडिटेटेड ट्रेल लिख रखा है, ठीक है। वन ऑफ द नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल्स, जो कि एक नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल्स में से एक है। और डेजिग्नेटेड डैश द, अब देखो डेजिग्नेटेड है, पैसिव वॉइस है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो बाय ही यूज होगा यहाँ पे, है ना। बाय द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, जो है ना असेंबली है, उसके द्वारा उसको डेजिग्नेट किया गया है। द आइडिटेटेड ट्रेल क्विकली बिकेम अ मेजर थॉरोफेयर इन अलास्का। अलास्का में वो एक थॉरोफेयर के नाम से जाने लगी, मतलब एक तरीके से उसको लोग देखने जाते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लोग देखने जाते हैं, है ना, पेरिस में एफिल टावर को देखने जाते हैं। एज द मेल एंड सप्लाईज वर डैश अक्रॉस द, हाँ सप्लाईज वर डैश, सप्लाईज देखो यहाँ पे अपने आप दिख गया, कोई बात नहीं। देखो जो भी मेल होते हैं, मेल मतलब मैसेजेस और सप्लाईज, इनको क्या किया जाएगा, इनको कैरी तो किया जाएगा, पैसिव वॉइस से तो कैरीड करना पड़ेगा। मेल एंड सप्लाईज वर कैरीड क्विकली, सॉरी कैरीड अक्रॉस द ट्रेल। पूरे ट्रेल में, पूरे ट्रेल के दौरान क्या चीजें कैरी की जाती हैं भैया, एक तो मेल और सप्लाईज कैरी की जाती हैं। पीपल ऑल्सो यूज इट टू गेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंक्लूडिंग द प्रीस्ट, मिनिस्टर्स एंड जजेस। यहां पे तो आपने लिख दिया कैरिड, इसके आगे देखो 4 ऑप्शन हो रहा है 5 वाले के लिए। यूज टू गेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंक्लूडिंग द प्रीस्ट्स, मिनिस्टर्स एंड जजेस हु हैड टू ट्रेवल बिटवीन विलेजेस इन द विंटर। The settlers only means of travel down this trail was via dog bark, dog smell, boat या sled। भैया जो जैसे अगर वहां पे आपको पहुंचना है तो कुत्तों की डैश से ही पहुंचा जा सकता है। स्लेड होती है, स्लेड जैसे बर्फ है, बर्फ पे अगर आप चलोगे तो वहां पे ना कुत्ते जो हैं दौड़ पाते हैं, हल्के होते हैं ना, जैसे कोई बड़ा जानवर है वो बर्फ में नहीं चल सकता। डॉगी जो होते हैं वो आराम से दौड़ लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे स्विट्जरलैंड में जो स्लेड होती हैं, है ना, बहुत हल्की सी एक, जो कि बर्फ में धसे ना, तो भले ही मान लो मेरे जितनी इतनी सी बर्फ है तो उस पे कुत्ते आराम से चल सकते हैं, क्योंकि वो उनका वजन बहुत हल्का होता है। तो डॉग स्लेड बोलते हैं, उसके द्वारा ही जाया जाता है, ट्रेल के द्वारा। जैसे एक ट्रेल है वहां तक मुझे पहुंचना है, घोड़े चल नहीं सकते क्योंकि घोड़े में वजन बहुत होता है, ठीक है, गधे चल नहीं सकते, आदमी चल नहीं सकता, डॉगी चल लेते हैं क्योंकि वो उनमें वजन कम होता है और वो स्पीड में भागते हैं। जब 8-10 डॉगीज लगा लेते हैं स्लेड में, स्लेड होती है एक प्लास्टिक की या जो भी लकड़ी की हल्की वजन वाली बोट जैसी। बाय कॉन्ट्रास्ट डिप्रेशन इज अ डैश, इज अ एब्स्टेंट टर्न डाउन, टर्म डाउन टर्न इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की बात हो रही है, कैसी एक्टिविटी है भैया, एब्स्टेंड, स्टेंड या कर्टेंड या सस्टेंड। स्टेंड हो जाएगा, स्टेंड नहीं, सस्टेंड होगा, सस्टेंड सही है। सस्टेंड का मतलब होता है कैप्ट, मतलब बनी हुई, मतलब लगातार कह सकते हो, लगातार
सस्टेन्ड मतलब होता है लगातार चलने वाली कोई चीज, तो ये हो जाएगा सस्टेन्ड, ठीक है ना। सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो चीज लगातार बनी रहती है या बनी रही है, तब से बनी है, सस्टेन्ड, ठीक है। इन वन और मोर डैश, इन वन और मोर सर्विसेज, ऑटोनॉमिक्स, इकोनॉमीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इकोनॉमी की ही तो बात हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी लगातार बनी हुई है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमीज के अंदर ही होगी, और यहां प्लूरल क्यों आएगा, या तो एक या ज्यादा इकोनॉमीज में। अ डिप्रेशन इज अ मोर डैश डाउनटर्न, जो एक डिप्रेशन होता है इज अ डैश मोर फेराल डाउनटर्न, या सीवियर डाउनटर्न, या सिंपल, या टेम्ड। तो सीवियर होता है तीव्र, ठीक है, तीव्र, यानी कि जो डिप्रेशन होता है वो बहुत ही तेज, ज्यादा तेज डाउनटर्न होता है देन अ रिसेशन। एक तो होता है रिसेशन, एक होता है डिप्रेशन। रिसेशन होता है मंदी और डिप्रेशन होता है खतरनाक लेवल की गिरावट किसी चीज में, डैमेज्ड। रिसेशन और डिप्रेशन में ये फर्क होता है। रिसेशन में कि आजकल आपके पास पैसे कम है, चलता है। डिप्रेशन का मतलब है कि पैसे भी है नहीं है, कर्जा और ऊपर से हो गया है, और आपके पास आगे फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा, परेशान है, मीन्स खत्म हो गए हैं, संसाधन खत्म हो गए हैं चीजों के, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। तभी तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, बहुत सी चीजों को लेके। जैसे एक तो होता है कि चलो ब्रेकअप हो जाए, एक होता है ब्रेकअप हो गया और कोई उसमें दुविधा आ गई, ब्लेम कर दिया गया, कुछ चीजें खराब हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसे लोगों को डिप्रेस हो जाते हैं। विच इज सीन बाय सम economists as part of the modern business cycle. The latter refers to dash that occur around a long term growth trend. तो यहां पे आपके पास देखो चौथे वाले ऑप्शन में क्या है, फ्लक्चुएशंस, सस्टेनेबिलिटी या फर्मनेस या फिर स्टेबिलिटी। ये कह रहा है द लेटर रेफर्स टू डैश द ऑकर अराउंड अ लंग। देखो यहां पे आपकी फ्लक्चुएशन की बात क्यों हो रही है, ये कह रहा है कि विच इज सीन बाय सम इकोनॉमिस्ट एज पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस साइकिल। द लेटर रेफर, जो बाद वाली चीज है, कौन सी चीज, रिसेशन, क्योंकि रिसेशन बाद वाली चीज है। जो रिसेशन है वो चीज रेफर करता है फ्लक्चुएशन दैट ऑकर्ड अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यानी कि मान लो आज से कोई काम करा, 2 साल तक जो रिसेशन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। हो सकता है आज रिसेशन आया, कल ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए, लेकिन डिप्रेशन ऐसा नहीं करता। डिप्रेशन बहुत लंबा टाइम खराब करता है ना। तो ये तो फ्लक्चुएशन होता है, ये क्या करता है, ये रेफर करता है फ्लक्चुएशंस को, जो कि घटती रहती हैं अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड होता है, लंबे समय तक वो घटता रहता है बार बार। घटना मतलब ऑकरिंग वाला, घटना मतलब कम होने वाला नहीं, तो बार बार होता है फ्लक्चुएशन। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबल नहीं रहता है जो रिसेशन होता है, ना स्टेबल रहता है, ना फर्मनेस रहती है, फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन डिप्रेशन लंबा टाइम खराब कर देता है, इसीलिए तो यहां पे लिखा हुआ था अभी सस्टेन्ड, वो लगातार चलता रहता है। जब लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो लंबा टाइम खाते हैं। इसमें देखो 5th वाले में, टिपिकली इन्वॉल्व शिफ्ट्स ओवर टाइम बिटवीन डैश ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बूम द एंड पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टेग्नेशन। तो पीरियड्स होगा, प्रॉड्स होगा, परपेचुटी होगा, या परपेचुअली होगा। पीरियड्स होगा क्योंकि यहां पे टाइम की ही बात हो रही है। देखो कह रहा है कि टिपिकली इन्वॉल्व शिफ्ट्स ओवर टाइम बिटवीन पीरियड्स ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीरियड्स ऑफ रिलेटिव, क्योंकि यहां पे जब पीरियड लिखा हुआ है देखो जरा, पीरियड्स ऑफ रिलेटिव स्टेग्नेशन और पीरियड्स ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भैया जब यहां पे पीरियड है तो यहां पे भी पीरियड्स होना चाहिए, टाइम। एक और है लास्ट क्लोज टेस्ट। आफ्टर अ रिजेक्शन वी टेंड टू बीट ourselves up over the things that might have dash us to be rejected, let us to be rejected, have let, have led, have lead, have leading। देखो लीड और लीडिंग में से कुछ नहीं होगा, या तो लेट होगा या लेड होगा, ठीक है। तो माइट हैव लेड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो देखो लेट नहीं होगा, लेड होगा, क्योंकि लीड की थर्ड फॉर्म यहां पे यूज करनी है आपको, क्योंकि आगे उसने लिख रखा है ये चीज हमें कहां तक लेके जाती है, लीड करती है, ये चीज हमें कहां तक लेके जाती है, टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट होने के लिए लेके जाती है। डैश एंड माइट इवन एंड अप ड्वेलिंग ऑन दीज नेगेटिव डैश। तो टू बी रिजेक्टेड डैश एंड माइट, इमोशंस, स्टॉपेज, एंड्योरेंस या फिर फॉर्मेलिटीज,
इमोशंस, है ना, आफ्टर अ रिजेक्शन, जैसे आपने किसी को प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या फर्क पड़ता है, देखो हमको क्या फील होता है, वी टेंड टू बीट, इससे हमारा जो इंटेंशन होता है, टेंड मतलब होता है किसी भी चीज का उद्देश्य, है ना, टेंड ourselves up over the things that might have led us to be rejected, ये चीज जो हमें लेके जाती है, ये हमें रिजेक्ट करवाने के लिए लेके जाती है, डैश एंड माइट, और क्या करते हैं, रिजेक्टेड इमोशंस, हमारे इमोशंस को रिजेक्ट किए जाते हैं ना, हमारे इमोशंस को रिजेक्ट करवाया जाता है, किया जाता है उसी के दौरान, डैश एंड माइट इवन एंड अप ड्वेलिंग ऑन दीज नेगेटिव डैश, नेगेटिव क्या, नेगेटिव फील, इससे हमें क्या आता है, नेगेटिव फील आता है, जब हमारे इमोशंस जो हम फील कर रहे हैं अगर उन्हीं को कोई रिजेक्ट कर दे, जैसी हमें एक्सपेक्ट की थी उसको अगर कोई रिजेक्ट कर दे, तो हमें क्या होता है भैया, एकदम नेगेटिव फील आता है। अ प्रोसेस कॉल्ड रिमिनेशन, इसको हम रिमिनेशन कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं बर्बादी, यानी कि डिप्रेशन कहते हैं, इसको रिमिनेशन कहते हैं, बुरा फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनंतकालीन होता है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, ऐसा नहीं, ये शॉर्ट टाइम होता है ना, कुछ समय के बाद जब चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, उस चीज से जब आपका दिमाग हटने लगता है तो वो सब नॉर्मल हो जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि खुद पे बिलीव भी नहीं होता कि हमने ऐसा कर दिया। दिस हैबिट हाउएवर इनएविटेबली कॉजेज अस टू डैश वर्स, हिमसेल्फ वर्स देमसेल्फ, देखो हमारी बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस हैबिट हाउएवर इमीडिएटली कॉजेज अस टू डैश वर्स, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, देखो वैसे आर सेल्स होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे अस की बात हो रही है, लेकिन हिमसेल्फ इटसेल्फ तो होगा नहीं, योर सेल्फ भी नहीं होगा, यहाँ पे देम सेल्स हो जाएगा। ये उन सब चीजों को कहां लेके जाते हैं भाई, अच्छा, दिस हैबिट हाउएवर इनएविटेबली कॉजेज अस टू डैश वर्स, मतलब बुरी सी बुरी सिचुएशन, ये इमोशंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, सॉरी, ठीक है, ये इमोशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये बुरी से बुरी सिचुएशन में लेके जाता है, ठीक है ना, us to dash worse, themselves worse. The first thing a lot of people do when they get rejected is to be unkind to dash. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना, हाँ, जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, is to be unkind to wrong, unkind to wrong, unkind to cynicism, strong और taming, ये हो जाएगा wrong। वे लोग जो, तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको या आपके किसी भी स्टूडेंट, आपके किसी भी दोस्त, भाई बंधु, किसी को भी तैयारी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो आप 17 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है पूरी तरह से, और ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा कम से कम फीस में, और अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको PDF ETC मिल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।